हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। राइट, सबसे पहले स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ये आपको समझना है। राइट, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? राइट, इट इज नथिंग बट द एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ different kinds of species of plants, animals, microbes, right, in environment, in environment, right, environment को मैं right। so biodiversity क्या होता है? डाइवर्सिटी वर्ड से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि वैरायटी। बायो ये वर्ड से पता चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। राइट, सो यहाँ पर यही है कि different types of living organism which are coming together, right, living together to make good and healthy environment is known as biodiversity। राइट, और कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? उसको स्टोर कर रखना। राइट, ये जरूरी है कि अर्थ पर जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की वो मेंटेन रहे। राइट, एक भी अगर प्लांट एनिमल एग्जिस्टेंस होता है, राइट, एक्सटेंट होता है, नॉट एग्जिस्टेंट, एक्सटेंट होता है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। इकोसिस्टम के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। नेचर पूरा डिस्टर्ब होता है, जो साइकिल होता है, फूड चेंज जो होता है वो भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। राइट, सो इस चैप्टर में आज का जो लेक्चर होगा दैट इज लेक्चर नंबर 1। इसमें हम बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ेंगे। राइट, वेरी 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 सिंपल चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्स। राइट, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स की। नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? द मटेरियल्स और द एनी कंपोनेंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय मैन एंड आर नेसेसरी फॉर द वेलफेयर ऑफ लाइफ। राइट, एंड विच इज अवेलेबल इन दी नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल रिसोर्स मतलब जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में अवेलेबल मटेरियल्स कंपोनेंट्स होंगे। राइट, it can be in the atmosphere, right, it can be in the hydrosphere, in the lithosphere, right। so environment में, atmosphere में, hydrosphere में, lithosphere में जो भी components available है naturally, that are known as the natural resources। right, example यहाँ पर दिया हुआ है, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। right, land, soil, water, forest, animals, right, then microorganisms। okay, so ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं नेचुरल रिसोर्स के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। राइट, सिंपली बोलूं तो मैं टाइप्स। ओके, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। पहला है इनएग्जॉस्टिबल, व्हिच इज नोन एज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। ओके, ये क्या होता है? राइट, व्हिच इज अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज। राइट, इट इज अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, that is known as inexhaustible या फिर non conventional resource। right, and the earth quantity may remain unchanged by human impact। right, और इसका जो क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड है और ह्यूमन की वजह से या ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटी की वजह से उसके क्वांटिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। राइट, सिंपल एग्जांपल है, लाइट सन की बात हो रही है तो सोलर एनर्जी, wind power, tidal power, air, geothermal energy। right, tidal power is the which is generated from the tides। okay, geothermal, right, surface, अर्थ के सरफेस के अंदर। right, so सब सरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सब सरफेस ऑफ द अर्थ। राइट, सो ये सारे जो एनर्जी के एग्जांपल्स हैं, सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल। राइट, जियोथर्मल एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं इट इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉइंट क्या दिया है? जस्ट एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
राइट, ताकि आपको पॉइंट दिख जाए। Its quality can be affected due to continuous increase in human population, right? क्वांटिटी जो है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, बट जो क्वालिटी है उस पर इफेक्ट हो सकता है, राइट, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट। सो ये 3 पॉइंट्स याद रखना है। पहली चीज याद रखनी है कि एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स इज द non-conventional energy source, and it is present on the earth, right, and it is present in unlimited quantity, and भले ही ह्यूमन पॉपुलेशन या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उसकी क्वालिटी पे असर पड़ सकता है, बट क्वांटिटी पर नहीं पड़ सकता। एग्जांपल याद रख रही है, सोलर एनर्जी, विंड पावर, टाइडल पावर, एयर, जियोथर्मल एनर्जी, राइट। सो क्वालिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, देखो एयर का, एयर में, एयर भी एक टाइप का क्या है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, राइट। सो एयर पोल्यूशन से एयर की क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है एग्जॉस्टिबल, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स देख रहे हैं हम, तो सेकेंड टाइप है अपना एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और द कन्वेंशनल रिसोर्सेज, राइट। दे आर लाइकली टू बी फिनिश्ड बाय ह्यूमन यूज और अनसस्टेनेबल यूज, राइट। उसको संभाल कर नहीं यूज कर रहे हैं, बेधड़क यूज किया जा रहा है, राइट। इन टाइप के रिसोर्सेज को आगे की परवाह नहीं की जा रही है कि आने वाली जनरेशंस शायद इस चीज से वंचित हो, राइट, उनको ना मिले ये सब, राइट। तो ये सब चीजों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है, राइट। नाउ एग्जॉस्टिबल सोर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इसको याद रखना है कि जो ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं या जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। सो फर्स्ट टाइप देख लेते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्स का, that is renewable resources, right, those which are being continuously consumed by man। ऐसे रिसोर्सेज जो लगातार ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर रहे हैं, बट इट इज रिन्यूड कंटिन्यूसली बाय द नेचर, राइट। ह्यूमन यूज कर रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से नेचर उसको क्या कर रहा है, फिर से बना रहा है, एंड इट इज always available if managed in a proper way, but otherwise they may even get totally exhausted, राइट। सो नेचर भले ही उसको बनाते जा रहा है, बट अगर उसका बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो एक टाइम आएगा जब शायद इट इज गोइंग टू गेट टोटली एग्जॉस्टेड। एग्जांपल्स क्या है स्टूडेंट्स, बायोटिक रिसोर्सेज हो गया, राइट। फॉरेस्ट, ग्रेजिंग एनिमल्स, रेंज लैंड। रेंज लैंड क्या होता है, जहां पर आपको वेजिटेशन प्लांट्स वगैरह देखने को, ग्रासलैंड्स नहीं देखने को मिलती, राइट। वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, क्रॉप सिस्टम, सॉइल, राइट, ये सारे क्या है, इट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। नेचर इनको कंटिन्यूसली बना रहा है, राइट। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, राइट। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का सेकेंड टाइप है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दे आर नॉट रिन्यूएबल, मतलब इनको नेचर नहीं बना रहा है आफ्टर यूज, एंड आर नॉट रिप्लेस्ड बाय नेचर, कैनॉट बी रीगेन्ड, राइट। जैसे कि बताया, ये फिर से रिन्यू नहीं हो रहे हैं, राइट। पहली एक एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स, राइट, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, राइट, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोटिक स्पीशीज, मिनरल्स एक्सेट्रा, राइट। कुछ स्पीशीज जो कि क्या है, दे आर नॉट गेटिंग रिन्यूड बाय द नेचर, राइट। सो एकदम सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, राइट, नेचुरल गैस, ये सब जो टॉपिक्स है इससे आप फेमिलियर हो, बट मैंने सोचा इसको एक बार एक और रिवाइंड करवा देते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ओके, इट इज अनलिमिटेड, राइट, बट इट इज आल्सो नॉन रिन्यूएबल। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, हाइड्रोस्फीयर की बात करें, वाटर रिसोर्स, राइट। हाइड्रोस्फीयर आप सभी को पता है, ये क्या है, एक वाटर रिसोर्स है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर इज 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स, राइट, बहुत ज्यादा। अबाउट, ये सब वैल्यूज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अबाउट 97.5% इज इन द
ocean water unsuitable for human use, right? So 97.5% जो it is in the ocean and it is not suitable for human use, right? And only 2.5% is available as fresh water, right? So ये values important है, again मैं बता रहा हूँ कि 2.5% ही available है to the use for humans. About 1.97 is stored in the ice caps, polar ice and glaciers, and 0.5% is ground water, and soil moisture is 0.01%, and the rest 0.36 is distributed in the lakes, swamps, rivers and streams. So आप देख रहे हो 2.5 का भी कितना बुरी तरीके से डिवीजन हुआ है, राइट? बहुत ही कम अवेलेबल वाटर है, राइट? 1.97% इज इन दी आइस कैप्स, राइट? पोलर रीजन्स में है, राइट? ग्लेशियर्स है, दैट इज कंसिडरिंग अबाउट 1.97%. ग्राउंड वाटर ओनली 0.5%, राइट? एंड सॉइल का मॉइस्चर में कितना वाटर है? 0.01%, राइट? ये किसकी बात हो रही है? 2.5% विच इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर. उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है. 0.36% is distributed in lakes, swamps, rivers and streams. नेक्स्ट है लैंड रिसोर्स. वाटर रिसोर्स, हाइड्रोस्फीयर देखा हमने. नेक्स्ट है लैंड रिसोर्स. एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century, about 30% of land in India was covered with forest, right? कितना था? 30%, right? But at the end of the 20th century, the forest has reduced its cover to 19.4. आप देख लो कितना बड़ा डिक्लाइन है ये, राइट? 10.6% का डिक्लाइन, बहुत ज्यादा, राइट? आउट ऑफ 19.4%, अब ये वैल्यू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की है. ओनली 12% एरिया कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, राइट? 12% ही फॉरेस्ट बचा हुआ है, राइट? पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया अवेलेबल इन इंडिया is 0.06 हेक्टर, बहुत कम है स्टूडेंट्स. एंड पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया अवेलेबल इन द वर्ल्ड इज 0.64 हेक्टर्स. आप देख रहे हो 10 गुना ज्यादा, राइट? सो आप यहां से अंदाजा लगा रहे हो कि जो पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड, राइट? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 of India has recommended 33% forest cover for the plains and 67% for the hills, right? So 33% जो है forest ये किसके लिए cover कर रहा है? For the plains and 67% for the hills. That is according to the National Forest Policy 1988, right? So ये values important है. again पहले 20th सेंचुरी शुरू हुआ था तब 30% थे, फिर खत्म होने तक 19.4%. उस 19.4% में सिर्फ 12% एरिया जो है वो डेंस फॉरेस्ट से कवर था, इसको याद रखना है. और जैसे जैसे देखो स्टूडेंट्स पॉपुलेशन बढ़ेगा कहीं ना कहीं ये जो एरिया है वो कम होते ही जाएगा, राइट? और पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया जो है अवेलेबल इन इंडिया बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू वर्ल्ड, 10 गुना कम है इससे, राइट? So this is about land resource. Next very important topic students, झूम कल्टिवेशन. शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोलेंगे, राइट? और इसको झूम कल्टिवेशन भी बोलेंगे, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कॉमनली कॉल्ड एज झूम कल्टिवेशन, राइट? जलाते हैं, राइट? जो भी फील्ड्स में अवेलेबल मटेरियल होता है उसको जलाते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? द झूम कल्टिवेशन. It is famous in northeastern states of India, right? And it has contributed to deforestation. झूम कल्टिवेशन मतलब जलाया जाता है, प्लांट्स वगैरह को जलाया जाता है, पेड़ों को जलाया जाता है, राइट? जो कि एक बहुत ही कॉमन चीज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में, राइट? और वन ऑफ द रीजंस है झूम कल्टिवेशन या शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द डिफॉरेस्टेशन. ओके, इट इज मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. Many tribal communities practice slash and burn agriculture, right? वो ash वगैरह का use करते हैं as a manure, right? In tropical
and subtropical regions of Asia, Africa and Oceania. Right. So यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल हैं वो जो राख है, ऐश है, राइट, जो जलने के बाद मिलता है उसका यूज करते हैं इन दी एग्रीकल्चर, राइट. सो ये कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन की तरफ जा रहा है, बिकॉज पेड़ पौधे सब खत्म होते जा रहे हैं, राइट, विच इज नॉट गुड न्यूज, राइट. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं. दिस कंसिस्ट ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज and settling them on fire and raising crops on the resulting ash. जैसे मैंने बताया मैन्योर जो है उसका जो एक अल्टरनेटिव है एश यूज करते हैं, दैट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. राइट, ये अदर कॉन्टिनेंट्स में भी बहुत ज्यादा फेमस है, राइट. ये तीनों कॉन्टिनेंट्स में ये बहुत ज्यादा फेमस है. इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहे हैं, राइट, ट्रीज कटे हुए हैं, गिर चुके हैं, राइट. सो ये याद रखना है कि झूम कल्टीवेशन जो है इट हैज अ वेरी वेरी बैड इफेक्ट ऑन द फॉरेस्ट, राइट. वन ऑफ द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन, वन ऑफ द मेजर इफेक्ट इज एनहांस्ड CO2 concentration. पेड़ नहीं रहेंगे तो जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उसको कौन लेगा, उसको कौन यूटिलाइज करेगा, राइट, इन दी एटमॉस्फेयर. बिकॉज ट्रीज दैट वुड होल्ड अ लॉट ऑफ कार्बन इन देयर बायोमास आर लॉस्ट विद डिफॉरेस्टेशन. जैसे कि मैंने बताया कि CO2 एनवायरमेंट में है और उसको कहीं ना कहीं प्लांट्स, ट्रीज फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज करते हैं, राइट. सो जब ट्रीज, प्लांट्स नहीं रहेंगे, राइट, सो एनवायरमेंट में बहुत सारा CO2 क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉजेस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बहुत सही बात है, राइट. डाइवर्सिटी खत्म हो रही है प्लांट्स के अंदर ड्यू टू व्हाट, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन. जहां रह रहे हैं वहां का पूरा उन्होंने जलाकर खत्म कर दिया है, राइट. डिस्टर्बिंग द हाइड्रोलॉजिक साइकिल causes soil erosion and may lead to desertification in extreme cases, right. so students यहाँ पर hydrologic cycle is what, nothing but the water cycle. Okay, hydrologic cycle is what, water cycle, right. so भी जो हैबिटाट है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट. सो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होंगी. डेजर्टिफिकेशन, दैट इज डेजर्ट फॉर्म होंगे, राइट, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, राइट. सो ये सारे इफेक्ट्स हैं, राइट, डिफॉरेस्टेशन के. मेजर जो इफेक्ट है वो है कि जो डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी. सेकेंड इफेक्ट आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एनवायरमेंट में बढ़ता ही जाएगा, राइट. फॉरेस्ट कंजर्वेशन, राइट. फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर आपको एक केस स्टडी भी है जो हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट. सो देख लेते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन. प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्री बाय मेकिंग व्हाट, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, राइट. सो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाय मेकिंग नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, राइट. नेक्स्ट है प्रोडक्शन और कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री. प्रोडक्शन और कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री इज ऑफ टू टाइप्स. ये कितने टाइप का है स्टूडेंट्स, टू टाइप्स. पहला है सोशल फॉरेस्ट्री. इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, टू ग्रो दी ट्रीज एंड श्रब्स ऑन अनयूज्ड फार्म लैंड, रोड साइड्स, रेल साइड्स, कम्युनिटी लैंड एक्सेट्रा, राइट. सो हम जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर वो चीज बताई हुई है. सोशल फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, दैट इज हम बड़े बड़े ट्रीज, श्रब्स को रोड साइड्स में आपने अभी देखा ही होगा, राइट, जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो हाईवेज पर, राइट. सो वहां पर आप देख सकते हो कि रोड साइड्स पर, रेल साइड्स पर आपको बहुत सारे ट्रीज एंड श्रब्स दिखाई देंगे. दिस इज सोशल फॉरेस्ट्री. सेकेंड है एग्रो फॉरेस्ट्री, राइट. वुडी स्पीशीज आर ग्रोन in combination with herbaceous crops either at the same time
और इन टाइम सीक्वेंस, राइट। एग्रो फॉरेस्ट्री में जो वुडी स्पीशीज हैं उनको किसके साथ ग्रो किया जाता है, विद दी हर्बेशियस क्रॉप्स, दैट इज नोन एज एग्रो फॉरेस्ट्री, राइट। सो एग्रीकल्चर भी एज वेल एज फॉरेस्ट भी डेवलप हो रहा है पैरेलल, राइट। सो ये दो टाइप के कॉमर्शियल फॉरेस्ट्रीज हैं और ये एक मेथड है जिससे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, राइट। एक और सिस्टम है तुंगिया सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ग्रोइंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बिटवीन रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज, राइट। देखो क्या बोला है, तुंगिया सिस्टम इज व्हाट, ग्रोइंग दी एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है बिटवीन रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज, राइट। प्लांटेड ट्रीज के रोज के बीच में। सो जैसे मैंने बताया था, केस स्टडी पढ़ रहे हैं अब, केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, राइट। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है ये, राइट। कैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, लाखों लोगों ने इसके लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस की है, राइट। पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया, राइट। बहुत आंदोलन रहते हैं, राइट, अलग अलग टाइप के, तो वहां पर जो पार्टिसिपेशन होता है लोकल पीपल का या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिया में बहुत कॉमन है, राइट। आप रैलीज में देख लो, राइट, आप रैलीज में देख सकते हो बहुत सारे लोग, अलग अलग पार्टीज की जो अलग अलग सपोर्टर्स है वो आते हैं, राइट। सो पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है इट इज द लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। एंड in 1731 the king of Jodhpur in Rajasthan asked one of his ministers to arrange wood for construction of new palace. रो ये स्टोरी, ये केस स्टडी है 1731 की, फ्रॉम द किंग ऑफ जोधपुर इन राजस्थान, जिसने अपने मिनिस्टर्स को कहा कि वुड अरेंज किया जाए ताकि वो नए पैलेस की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सके, राइट। द मिनिस्टर्स एंड वर्कर्स वेंट टू फॉरेस्ट नियर विलेज इनहेबिटेड बाय बिश्नोइज। वो विलेज में कौन रहते थे, बिश्नोइज, राइट। तो मिनिस्टर्स और जो वर्कर्स थे जिनको वो वुड अरेंज करना था, राइट, वुड को काटना था, वो सब एक साथ गए एक नियर विलेज में जहां पर कौन रहते थे, बिश्नोइज, टू कट डाउन ट्रीज। वो विलेज के आसपास क्या था, फॉरेस्ट था, राइट, और वहां पर वो ट्रीज को कट करने के लिए गए। द बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन फॉर इट्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद नेचर। बिश्नोई जो पीपल है, राइट, जो बिश्नोई समाज है, दे आर नोन फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद नेचर। वो नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं, नेचर से जुड़े रहना पसंद करते हैं, राइट। उनको नेचर बहुत अच्छा लगता है और पीसफुल एनवायरमेंट उनको जरूरी है। द एफर्ट to cut down trees by the king was thwarted by the Bishnois, right। तो बिश्नोई समाज ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, राइट, जिस वजह से ट्रीज बोल सकते हो कट नहीं कर पाए, राइट। मिनिस्टर्स एंड वर्कर जो विलेज के पास पहुंचे थे। अब बिश्नोई वुमेन कॉल्ड अमृता देवी, इंपॉर्टेंट नाम है ये, ओके, शोड एग्जाम्पलरी करेज बाय हगिंग अ ट्री, राइट। कैसे उन्होंने रोका वर्कर्स को कि वो ट्रीज ना काटे, किंग के वर्कर्स को कैसे उन्होंने रोका, क्या किया, दे हग दी ट्री, राइट। उन्होंने क्या किया, दे हग द ट्री एंड डेयरिंग किंग्स मैन टू कट हर फर्स्ट बिफोर कटिंग द ट्री। आप सोच सकते हो, राइट, कि इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया अमृता देवी ने कि उसने एक ट्री को हक किया और बोला वर्कर्स को कि अगर तुमको ये ट्रीज यहाँ से कट कर लेकर जानी है तो उससे पहले तुम्हें मुझे कट करना पड़ेगा। दैट वाज द लाइन ऑफ अमृता देवी। और जो किंग के वर्कर थे उनके लिए क्या मैटर कर रहा था, ट्री। द ट्री मैटर्ड मच मोर द हर देन हर ओन लाइफ, राइट। सो वहां पर क्या हुआ कि ट्री ज्यादा मायने रखता था, राइट, रेदर देन लाइफ। एंड क्या हुआ, देन सैडली द किंग्स men did not heed to her pleas and cut down the tree along with Amrita Devi. Sadly, very sadly, अमृता देवी ने जिस ट्री को हक किया था, अमृता देवी जो है उनको भी
बहुत क्रूअल तरीके से उनको मारा गया, एज वेल एज ट्रीज को भी कट कर कर लेकर गए, बिकॉज द ट्री मैटर्ड, बिकॉज वो एक ऑर्डर था एक किंग का, राइट। सो किंग का जो ऑर्डर है उसको कहीं ना कहीं पूरा करना ही था एनी हाउ। तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा वर्कर्स ने कि एक लाइफ हम ले रहे हैं, बट उनके लिए ज्यादा मैटर ट्री कर रही थी उस टाइम। उसके बाद her 3 daughters and hundreds of other Bishnoi followed her and thus lost their lives saving the trees, right। so अमृता देवी के साथ जो उनके सपोर्टर्स थे, उस समाज के जो लोग थे, उनकी 3 daughters, उन सब ने ट्रीज को हक किया, और जिसने जिसने भी ट्रीज को हक किया, इन वर्कर्स ने उनको बहुत बुरे तरीके से मार दिया और ट्रीज को कट कर कर लेके गए, राइट। सो दिस वाज द केस स्टडी, राइट। बहुत ही क्रूअल थी ये चीज, बट जो चीज अमृता देवी ने किया उसका जो अवार्ड है उनको आज मिला है, राइट। द गवर्नमेंट of India has recently instituted the Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award, right। उनके नाम पर एक अवार्ड है for individuals or communities from rural areas that has shown extraordinary courage and dedication in protecting the wildlife, right। so government of India ने अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड बनाया है उन लोगों के लिए, उन कम्युनिटीज के लिए, रूरल एरियाज के, जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं अपने साहस, अपने हार्डवर्क से। नेक्स्ट, यू हैव हर्ड ऑफ द चिपको मूवमेंट ऑफ गढ़वाल हिमालयास। ये कब था? 1974। इंपॉर्टेंट है। लोकल वुमेन showed enormous bravery in protecting trees from the axe of contractor by hugging them। जो अमृता देवी ने किया था उसको 1974 में, राइट, उसको फिर से दोहराया गया, राइट। और इस टाइम इसको एक नाम दिया गया चिपको मूवमेंट। क्या नाम दिया गया? चिपको। बिकॉज जो वुमेन्स थे या जो लोकल पीपल थे वो किसको हग कर रहे थे? ट्रीज को। दैट वाई इट इज चिपको मूवमेंट, बिकॉज अगेन वो सेम चीज हो रही थी कि ट्रीज को कट कर कर लेकर जाया जा रहा था कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टू मेक अ बिल्डिंग्स, राइट, टू मेक हाउसेस। चिपको मूवमेंट was born in March 1974 at Kopeshwar, Chamoli district in Himalayas, right। so ये ईयर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिपको मूवमेंट का। द मूवमेंट हैड 2 लीडर्स। कितने लीडर्स थे? 2 लीडर्स। so 2 लीडर्स, right। one was Sundarlal Bahuguna of Silyara in Tehri and Chandi Prasad Bhatt of Kopeshwar। It was for plant conservation। जाहिर सी बात है चिपको मूवमेंट was for plant conservation, right। और जिस तरीके से अमृता देवी ने किया था वही चीज को इन्होंने भी दोहराया था गढ़वाल हिमालयस। नेक्स्ट, realizing the significance of participation of by the local communities, the government of India 1980s has introduced the concept of joint forest management, GFM, so as to work closely with the local communities for protecting and managing of various forest products like the fruits, gum, rubber, medicine, etc. and thus forest can be conserved in a sustainable manner, right। so joint forest management एक तरीके का प्रोग्राम था जहां पर जो गवर्नमेंट के लोग थे वो लोकल कम्युनिटीज, लोकल लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। जो भी फॉरेस्ट के प्लांट्स उनसे जो भी प्रोडक्ट मिल रहा था उसको एक अच्छे जगह पर यूज कर रहे थे, राइट। फ्रूट, गम्स, रबर, इसको अलग अलग स्टेट्स में दे रहे थे, राइट, जो कि एक बिजनेस का भी ऑप्शन था और एज वेल एज जो फॉरेस्ट है वो भी क्या हो रहा था? कंजर्व हो रहा था। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है थ्रेटेंड स्पीशीज। ओके, सो इन इंडिया Wildlife Protection Act 1972 provides 4 schedules categorizing the fauna of India based on their conservation status, right। so 4 schedules categorizing की गई है the fauna of India based on their conservation status, right। in situ conservation, ex situ conservation, right। इस तरीके से इनको एक
कैटेगराइज तरीके से रखा गया है। दी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, फुल फॉर्म याद रखना है, फुल फॉर्म पूछा जाएगा शॉर्ट में IUCN, दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ओके, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ओके, having its headquarters at Morges, Switzerland, right, ये भी पूछा जा सकता है, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, इन स्विट्जरलैंड। इट मेंटेन्स रेड डाटा बुक, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। IUCN जो है इसका काम क्या, इट मेंटेन्स रेड डाटा बुक। एंड व्हाट इज रेड डाटा बुक? इट रिकॉर्ड्स, it provides a record of animals and plants which are known to be in danger। तो रेड डाटा बुक का काम क्या है, वो ऐसे प्लांट्स एनिमल्स की रिकॉर्ड रखता है जो डेंजर में है, खत्म होने के कगार पर हैं। ये इंपॉर्टेंट पूरा पॉइंट है, पूरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें IUCN का फुल फॉर्म याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है याद रखना है, रेड डाटा बुक क्या होता है इसको भी याद रखना है, ओके। थ्रेटेंड क्या होता है? The term is used in context with conservation of species which are in any of the following categories। ये टर्म जो है ये किस कंटेक्स्ट में यूज किया है? विथ कंजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज विच आर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 कैटेगरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वर्नरेबल, ओके। सो इसमें प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं एंड एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, ओके। सो प्लांट्स पहले देखते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट्स कौन से कौन थे? बर्बेरिस निलग्रेनेसिस, ओके। एंडेंजर्ड कौन से हैं? बेंटिसिका निकोबारिका, ओके। एंड वर्नरेबल कौन सा है? क्यूप्रेसिस कैशमीरियाना, क्यूप्रेसिस कैशमीरियाना। एनिमल्स में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सा है? सुस साल्वेनिस, दैट इज पिगम हॉक। एलुरिस फुल्जेंस, दैट इज रेड पांडा, ये क्या है? एंडेंजर्ड है, ओके। एंड वर्नरेबल एनिमल कौन सा है? एंटलोपी एंड सर्विकैप्रा, ओके। एंटलोपी सर्विकैप्रा, दैट इज ब्लैक बर्क। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, लिखकर प्रैक्टिस करना है इसको, ओके। राइट एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आपको तीनों एग्जाम्पल्स दिखाई देंगे स्टूडेंट्स, बर्बेरिस निलग्रेनेसिस, क्यूप्रेसिस कैशमीरियाना एंड बेंटिनिका निकोबारिका, ओके। तीनों प्लांट्स आपको दिख रहे हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स, रुवोल्फिया सर्पेंटियाना which is a medical plant is also in endangered category। ये जनरली यूज होता है हाइपरटेंशन के लिए, ओके। हॉर्नबिल, ये भी एक एनिमल है विच इज एंडेंजर्ड, राइट। तो यहाँ पर आपको हॉर्नबिल दिख रहा है, ओके। एंड इस तरफ आपको दिखेगा रुवोल्फिया सर्पेंटियाना, ओके। सो ये दोनों एक स्पेशल मेंशंस हैं, इनको याद रखना है, ये मेडिसिनल प्लांट है, राइट। दिस वाज फॉर द लेक्चर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। ये अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और इजी क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी, दैट मींस इजी क्वेश्चन है, बस एनसीईआरटी प्रॉपर्ली आपको फॉलो करनी है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।